जो ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे हैं वो है हमारा फोर्टिनेट फायरवॉल की ट्रेनिंग। कंटेंट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, वही हम यहाँ पे कवर करेंगे कि सबसे पहले फायरवॉल क्या होता है, फोर्टिगेट फायरवॉल हमें कौन कौन से फीचर्स देता है, लैब सेटअप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, और फोर्टिगेट बेसिक्स किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। फिर फोर्टिगेट पे हम सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, लिंक मॉनिटरिंग हम सीखेंगे। और फिर जोन इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा यहाँ पे रहेगा। फिर एडवांस राउटिंग में हम बढ़ेंगे रिप की तरफ, ओएसपीएफ की तरफ, आईएस की तरफ, और बीजीपी भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर उससे और एडवांस टॉपिक नेटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर हम सीखेंगे स्टैटिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूजर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट एडवांस टॉपिक जिसका नाम है आईपीसेक वीपीएन। पहले थ्योरी करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा आइक वर्जन 1 के साथ, 2 के साथ, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ। जब हम वीपीएन करेंगे तो डेफिनेटली गड़बड़ तो हम करेंगे ही करेंगे, तो ट्रबल शूट करना भी आपको सिखाया जाएगा। अब जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हम साइट टू साइट वीपीएन, फोर्टी गेट से फोर्टी गेट नहीं और वेंडर्स के साथ भी यहाँ पे सीखेंगे, जैसे सिस्को राउटर हो गया, सिस्को एएसए हो गया, पोलो अल्टो फायरवॉल हो गया, चेक पॉइंट फायरवॉल हो गया, जुनिपर फायरवॉल हो गया, सिस्को का एफटीडी हो गया। फिर साइट टू साइट वीपीएन के पश्चात हमारा नेक्स्ट एडवांस टॉपिक रहेगा कि ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, उसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में हम साइट टू साइट वीपीएन बनाना भी यहाँ पे सीखेंगे। उसके पश्चात हमारा फिर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का ही अनदर डिप्लॉयमेंट आएगा कि हमारा यहाँ पे वर्चुअल वायर क्या है, एचए क्या है, प्रैक्टिकल के साथ सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है, प्रैक्टिकल के साथ एडमिन प्रोफाइल क्या है, उनका प्रैक्टिकल। फिर हमें देना है गेटवे रिडंडेंसी, जिसके लिए इस पे चलता है वीआरआरपी, तो वीआरआरपी क्या है उसका प्रैक्टिकल। जो हमारा है साइट टू साइट वीपीएन, ये बनाया जाता है जब हमें 2 4 5 6 इस तरह की ब्रांचेस के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए ओवर द इंटरनेट। लेकिन मान के चलो अगर आपके पास फोर्टिनेट ही लगे हुए हैं हर जगह, और आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 10 20 30 40 50, अब आप चाहते हो उनके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन हो, वो भी फुल मैश, तो हम कौन सा वीपीएन बनाएंगे, एडी वीपीएन। तो फोर्टिगेट पे फुल मैश वीपीएन को एडी वीपीएन कहते हैं। वर ये तो हो गया एडीवीपीएन, तो थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। फिर है हमारा डायल अप वीपीएन। आज के टाइम में बहुत सारे यूजर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस देना है तो डायल अप वीपीएन बनेगा। डायल अप वीपीएन आईपीसेक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, उसका अल्टरनेटिव होता है एसएसएल वीपीएन। तो एसएसएल वीपीएन क्या है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करेंगे। फिर फोर्टिनेट फायरवॉल पे एचडी वैन क्या होता है उसकी लैब करेंगे। एडी इंटीग्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं, एफएसएसओ, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन, फोर्टिगेट पे एडी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और एडी पे जो यूजर और ग्रुप बने हुए हैं वो तो आप यूजर और ग्रुप बेस्ड पॉलिसी कैसे डिप्लॉय करोगे वो आपको सिखाया जाएगा। फोर्टिगेट फायरवॉल को हम वर्चुअल फायरवॉल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी फोर्टिगेट फायरवॉल को हम फिजिकल फायरवॉल के अंदर लॉजिकल फायरवॉल बना सकते हैं, जिन्हें हम वीडॉम कहते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर हमारा रहेगा इंटरफेस रिडंडेंसी के अंदर फोर्टिगेट पे ईथर चैनल कैसे बनाएंगे, रिडंडेंट इंटरफेस कैसे बनाएंगे, फोर्टी एनालाइजर के साथ इंटीग्रेशन और फोर्टी मैनेजर के साथ इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, और फोर्टी गेट का पैकेट फ्लो, ये तो गारंटेड होगा आपका। इसके अलावा अगर हमें टाइम बचता है तो कुछ और चीजें भी देख लेंगे। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा, इसको मैंने कॉपी किया, फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके पैकेट फ्लो तक, सेलेक्ट ऑल कॉपी किया,
इसको हम लेके चलते हैं अपनी चेकलिस्ट के अंदर। तो चेकलिस्ट यानी कि यहाँ पे हम एक बना लेंगे इसको हम। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे कि फायरवॉल क्या है, ये हमें यहाँ पे समझना है। तो समझने समझाने के लिए हम फोर्टिनेट का डॉक्यूमेंटेशन तो टाइम टाइम पे यूज करेंगे ही। ठीक है, रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजों को समझने के लिए दूसरे वेंडर के डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो किस लिए? कि होता क्या है, कुछ चीजें कोई वेंडर अच्छी तरह से कराता है, कुछ चीजें कोई वेंडर अच्छी तरह से कराता है। तो चलते हैं फायरवॉल इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आईमेडिटा की तरफ से हार्ड हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए आप सुगंध सर से या सौरभ सर से बात कर सकते हो। वो आपको कोरियर कर देंगे अथवा भेज देंगे। बाकी जो सॉफ्ट फॉर्मेट में हम यूज करेंगे वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप अपने वीडियोस के अंदर भी देख सकते हो, वीडियोस का एक्सेस आपके पास रहेगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल क्या है, वैसे तो आप वर्क कर रहे होंगे। अगर वर्क नहीं भी कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। कि यदि हमसे कोई पूछता है कि फायरवॉल क्या है तो उसको हमें बताना है। देखो, ये जो कंटेंट है, हो सकता है आपको पहले से पता हो, पहले से पता हो तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो ये कंटेंट इस तरह प्रकार से क्रिएट किया गया है कि जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी समझ सकता है। तो अगर आपको कुछ चीजें आती है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, बाकी हमें समझने समझाने के लिए इनका एज ए रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो यदि हमसे कोई पूछता है फायरवॉल क्या है, तो हम उस बंदे को बोलेंगे कि जो फायरवॉल है वो एक सिस्टम है अथवा ग्रुप ऑफ सिस्टम है जो मैनेज करता है एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। यानी फायरवॉल या तो एक डिवाइस होगा या ग्रुप ऑफ डिवाइस या सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। अब इसको हमें समझना है कि ये कैसे है। ये ऐसे है कि मान के चलो किसी कंपनी के अंदर लेन हो गया, लेन वाया स्विच के किससे कनेक्टेड हो गया, राउटर से। राउटर वाया लीज लाइन कनेक्ट हो गया दूसरी ब्रांच से, दूसरी ब्रांच के अंदर स्विच के रास्ते वहां पे पीसी अथवा सर्वर कनेक्टेड है। अब जो पीसी वन है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी दे दो, 101.100 हमने दे दिया। दूसरे यानी इसका गेटवे जो होगा 192.168.101.1 होगा। R1 का आईपी 192.168.1.1 और यहाँ पे 192.168.1.2 हो गया। लेन के अंदर 192.168.102.1 और 192.168.102.100। इस प्रकार से हमने आईपी एड्रेसिंग कर दी। तो दो ब्रांचेस हो गई, दोनों में आईपी एड्रेसिंग किया, प्लस में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राउटिंग भी कर दिया। जब आप राउटिंग कर दोगे तो होगा ये कि जो हमारा पीसी वन है वो किससे कम्युनिकेट करेगा, पीसी वन जा सकता है पीसी टू पे और पीसी टू जा सकता है पीसी वन पे। ऐसा होगा आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग करने के पश्चात। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट बदल गई। रिक्वायरमेंट किस तरह से बदल गई, हम हमारे लिए ये तो हो गया यहाँ पे क्या, इनसाइड, बाकी एवरीथिंग हमारे लिए क्या हो गया, आउटसाइड। अब हम चाहते हैं कि जो रिक्वेस्ट अंदर से बाहर जाए, यानी अंदर वाला ही बाहर वाले को एक्सेस कर सकता है, बाहर वाला अंदर वाले को एक्सेस ना करे। हमारा कम्युनिकेशन बस ऐसा होना चाहिए कि इनसाइड आउटसाइड जा सके और वापस आ सके, लेकिन यदि बाहर से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे ड्रॉप कर दिया जाए।
तो इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें चाहिएगा फायरवॉल। फायरवॉल लगेगा कहाँ पे? जहां पे आपका राउटर है उसके स्थान पे आप फायरवॉल लगाओगे। फायरवॉल आप एक भी लगा सकते हो, एक डाउन हो सकता है। तो आप एचए में दो या दो से अधिक फायरवॉल लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे दो फायरवॉल को डिप्लॉय कर दिया, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने दो फायरवॉल्स को लगा दिया, यानी आपने क्या लगाया? एचए। तो अब इस फायरवॉल पे हमें क्या डिफाइन करना है? हमें डिफाइन करना है पॉलिसी। पॉलिसी में हम कहेंगे हमारा सोर्स नेटवर्क कितना है? 192.168.101.0, कि जब ये सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या है? 192.168.102.0। तो फायरवॉल पे हमें पॉलिसी बनाना है कि जब सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 हो और डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.102.0 हो, तो जो हमारा एक्शन है वो क्या होना चाहिए? अलाउ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे। तो जब ये पॉलिसी बनेगी तो होगा ये कि जब सोर्स 101 है, वही किसके पास जा सकता है? 102 के पास जाएगा। इसके अलावा यदि ये ट्रैफिक अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो फायरवॉल हम पढ़ रहे थे कि फायरवॉल जो होगा हमारा, या तो एक सिस्टम होगा, या तो एक सिस्टम होगा, या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा। एचए में लगाओगे तो ग्रुप ऑफ सिस्टम हो जाएगा, और जिसका काम होगा मैनेज करना एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। हमारा एक सोर्स नेटवर्क, एक डेस्टिनेशन नेटवर्क, कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई भी यदि हमें पूछता है फायरवॉल क्या है, तो उसको जवाब दे सकते हैं कि फायरवॉल या तो एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। तो ये तो हो गया कि पहली लाइन क्या कहना चाहती है। फिर दूसरा है यहाँ पे कि जो हमारा फायरवॉल है वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि फायरवॉल हो सकता है हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। अब हार्डवेयर कब होगा? अभी जो हमने राउटर को रिप्लेस किया फायरवॉल के साथ, तो ये हमारा किस फॉर्मेट में होगा? हार्डवेयर फॉर्मेट में होगा। सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में कब होगा? जब हमारा पीसी होगा। तो पीसी पे हमारा, यानी कि लेन के अंदर पीसी हो गया, कोई भी XYZ पीसी अथवा सर्वर है। पीसी पे आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे, सर्वर पे एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे। तो जब पीसी और सर्वर पे आप एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम में फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में रहेगा। फिर वर्चुअल अप्लायंस कब रहेगा? वर्चुअल अप्लायंस तब रहेगा, यानी फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। तो वर्चुअल अप्लायंस कब होगा? आज के टाइम में हम यूज करते हैं पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, और हम यूज करते हैं प्राइवेट क्लाउड का। अब जो पब्लिक क्लाउड है वो हो गया अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसको हम AWS बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये तो कैसे हो गए हमारे पब्लिक क्लाउड। फिर प्राइवेट क्लाउड में क्या आता है? प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड में हमारा आता है VM वेयर का। आपके पास क्या होगा? ESXi सर्वर हो गया, या फिर आपके पास वर्क स्टेशन होगा, या फिर आपके पास क्या होगा? वर्चुअल बॉक्स होगा। ठीक है ना? अब जो AWS है उस पे आप अपना सर्वर रख सकते हो। उस सर्वर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फायरवॉल चाहिए। तो उस टाइम पे फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस फॉर्मेट में होगा। ये तो हो गया पब्लिक क्लाउड पे। अब प्राइवेट क्लाउड आप अपने VMware ESXi या वर्क स्टेशन में एक क्या कर सकते हो?
वर्चुअल सर्वर होस्ट कर सकते हो। उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको वर्चुअल फायरवॉल या वर्चुअल अप्लायंस की जरूरत पड़ेगी। जो ये आपको बोला है, हर वेंडर जो है हार्डवेयर भी देता है फायरवॉल का और वर्चुअल अप्लायंस भी देता है। एक टाइम था जब केवल हार्डवेयर ही हार्डवेयर देता था। जब वर्चुअलाइजेशन नहीं आया था उससे पहले हार्डवेयर ही आता था। लेकिन अब आ गया AWS, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और भी है अलीबाबा वगैरह जो भी है। तो उनको प्रोटेक्ट, उन पे आप सर्वर डिप्लॉय करोगे तो सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वर्चुअल अप्लायंस देगा, और ये वर्चुअल अप्लायंस हर वेंडर देता है। ये 4T नेट भी देता है, ये पोलो अल्टो भी देता है, चेक पॉइंट भी देता है, सिस्को भी देता है, और ऑल वेंडर्स जो भी आपके यहाँ पे हैं, हर वेंडर आपको क्या देगा, वर्चुअल अप्लायंस सॉल्यूशन देगा। जो फायरवॉल बेच रहा है वो वर्चुअल अप्लायंस देगा ही देगा। उसके पश्चात तो अब हमें पता चल गया कि फायरवॉल क्या है और ये काम क्या करता है और किस किस फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद अब हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हमारे पास फायरवॉल की टेक्निक्स कौन कौन सी अवेलेबल है। तो सबसे पहली टेक्निक हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग। दूसरा होता है प्रॉक्सी सर्वर। तीसरा होता है स्टेटफुल फायरवॉल। चौथा होता है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। और पांचवा होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। तो चलते हैं, जानते हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा रहेगा यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग। तो पैकेट फिल्टरिंग को समझने के लिए हमारे पास ये है कि कुछ लोग इसको स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलते हैं, अथवा कुछ लोग इसको जस्ट पैकेट फिल्टरिंग बोलते हैं, कुछ लोग स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग होता है, उसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है एक्सेस लिस्ट यानी ACL की मदद से। और पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को आप फिल्टर कर सकते हो लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक OSI मॉडल के अनुसार। यानी OSI के अंदर 7 लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो आप लेयर 3 से लेयर 7 तक आप फिल्टरिंग कर सकते हो। जब हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं तो एक्सेस लिस्ट आप बना सकते हो, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, एक्सटेंड एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, नेम्ड एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, टाइम बेस एक्सेस लिस्ट। इतना ही नहीं, आपके पास और भी एक्सेस लिस्ट के टाइप अवेलेबल हैं। आप डायनेमिक एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, आप रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, आप TCP इस्टेब्लिश एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। तो ये प्रकार की जब ACL यूज करोगे तो पैकेट फिल्टरिंग आपका कहलाएगा। अब पैकेट फिल्टरिंग के हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। तो पैकेट फिल्टरिंग का पहला एडवांटेज है इजी टू इम्प्लीमेंट। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। इजी टू इम्प्लीमेंट हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक PC है, उसको हमने जोड़ दिया एक राउटर से हो गया दूसरी ब्रांच में या दूसरे नेटवर्क के अंदर सर्वर। PC हमारा सोर्स है, सर्वर हमारा डेस्टिनेशन है। तो राउट PC से पैकेट चलेगा, राउटर के पास दो इंटरफेस है, एक इंटरफेस पे पैकेट इन करेगा, दूसरे पे आउट होगा। तो अब यदि ये सर्वर HTTP का है तो हमें किसी भी इन या आउट डायरेक्शन पे क्या लगानी है, ACL लगानी है। और HTTP है तो हमें ACL के अंदर इन ACL में आप क्या करोगे, अलाउ करोगे। क्या अलाउ करोगे, TCP का पोर्ट नंबर 80। तो TCP का पोर्ट नंबर 80 यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अलाउ करेंगे। तो टीसीपी का पोर्ट नंबर 80 अलाउ हो गया यदि एचटीटीपी का एक्सेस देना है। उसके बाद यदि हमारा सर्वर किसका है, एचटीटीपीएस का, तो हमें पता है कि टीसीपी का पोर्ट नंबर इसका 443 होता है। तो 443 ही केवल अलाउ करना है। यदि ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो एसएमटीपी का यूज करता है आपका यहाँ पे टीसीपी का पोर्ट नंबर 25। तो यदि हम एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर जानते हैं तो हमें केवल एसीएल के अंदर वो पोर्ट ही अलाउ करना है, और ये कोई घनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। पोर्ट पता है, आप अलाउ करो, वही सर्विस अलाउ होगी। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इजी रहेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कह सकते हैं कि जो एसीएल है वो लगा सकते हो आप किस पे, आप स्विच पे भी लगा सकते हो और आप राउटर पे भी लगा सकते हो। तो आपके नेटवर्क में स्विच भी है, राउटर भी है। यदि स्विच और राउटर एसीएल सपोर्ट करते हैं तो आपको अलग से कोई डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा, आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। अब किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में है पहला, नॉट स्केलेबल। ये प्रोसेस स्केलेबल नहीं है। अब स्केलेबल कैसे नहीं है? स्केलेबल ये इस प्रकार से नहीं है, यदि हमारे पास 100 सोर्स हैं, यदि हमारे पास 10 डेस्टिनेशन हैं और हमारे पास यहाँ पे 10 सर्विसेज हैं, तो हमें जो टोटल एसीएल की क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, वो कितनी होगी? वो ये होगी कि सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से। तो 100 को ना 10, 1000 को ना 10। तो अब हमें 10,000 क्या करनी है, एसीएल की एंट्रीज करनी है। तो 10,000 एसीएल की एंट्री करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये स्केलेबल नहीं है। नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसका कि कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट को क्रिएट और मेंटेन करना जटिल है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास एक पीसी है जो हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक राउटर के साथ। राउटर को हमने जोड़ दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इंटरनेट से हमने एक सर्वर कनेक्ट किया जो कि है डीएनएस। अब हमें पता है कि जो डीएनएस है उसके लिए हमें क्या करना है, अलाउ करना है कौन सा, UDP53। तो UDP53 हमें अलाउ करना है। तो अब एक क्लाइंट है जो क्या करेगा, क्लाइंट ने भेजा डीएनएस की क्वेरी। तो क्लाइंट ने डीएनएस की क्वेरी भेजा जिसमें UDP53 लगाया। तो UDP53 लगा के राउटर को दिया। राउटर के रूल के हिसाब से ये क्या हो गया, हमारा अलाउ हो गया। तो डीएनएस की रिक्वेस्ट UDP53 पे जाएगी, रूल के हिसाब से वो अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इंटरनेट पे एक और सर्वर कनेक्टेड है जिसको, जो किसका है, टोरेंट का है। अब एक यूजर क्या करेगा, यूजर भेजेगा, टोरेंट का डेटा भेजेगा और उस टोरेंट के डेटा पे लगाएगा UDP53। ये वाला पैकेट आएगा किस पे, ये वाला पैकेट आएगा राउटर पे UDP53। तो वो भी क्या हो गया, यहाँ पे अलाउ हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब हम एसीएल बनाते हैं, एसीएल के अंदर पोर्ट अलाउ करते हैं, और जब हमने अलाउ किया कोई पोर्ट, तो उस पोर्ट पे आपका एनी एप्लीकेशन क्या हो गया, यहाँ पे डीएनएस भी अलाउ है और टोरेंट यानी कोई भी आएगा अलाउ हो जाएगा। लेकिन हम तो डीएनएस को ही अलाउ करना चाहते हैं, टोरेंट को अलाउ नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ पे जो मैं कह रहा था कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट, उसका मतलब यही है कि आप ऐसी एसीएल नहीं बना सकते कि वो UDP53 पे, यानी के
ये टोरेंट के डेटा को 53 पोर्ट पे डिनाय नहीं किया जा सकता। तो ये मतलब है इसका कि आप कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते, आप ऐसी एसीएल नहीं बना सकते कि जो डीएनएस को तो 53 पे अलाउ करे, टोरेंट को, टोरेंट रिक्वेस्ट यदि यूडीपी 53 पे जा रही है तो वो उसे डिनाय कर दे। ऐसी एसीएल आप नहीं बना सकते। ये ड्रॉबैक होते हैं किसके? आपके पैकेट फिल्टरिंग के। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, पहले आपको डायग्राम से समझा के लाते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी कंपनी के अंदर क्या है, किसी कंपनी के अंदर आपने लगाया या देखा होगा पीसी है, पीसी वाया स्विच के कनेक्टेड है राउटर के साथ। राउटर कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंटरनेट के साथ। ये हो गया हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट पे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए? सर्वर्स हो गए। गूगल हो गया, फिर फेसबुक हो गया, फिर हमारा यूट्यूब हो गया। इस प्रकार से आपके पास क्या है, यहाँ पे सर्वर्स हो गए। अब जो यूजर लेन में बैठा है वो राउटर के द्वारा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब किसी को भी एक्सेस कर सकता है। हम चाहते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब एक्सेस ना हो, तो उसके लिए हम जो है अपने लेन के अंदर लगाएंगे एक सर्वर, जिसको हम बोलेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे रहेगा एक सर्वर। तो ये हमने सर्वर लगाया जिसको हम बोलेंगे प्रॉक्सी सर्वर। इस प्रॉक्सी सर्वर पे हम बनाएंगे पॉलिसीज। पॉलिसीज के अंदर हमारा होगा ये कि अगर कोई किसके पास जा रहा है, अगर कोई जा रहा है गूगल के पास, तो यदि कोई जाना चाहता है गूगल तो वो अलाउ हो। फेसबुक जो कि आपका क्या हो जाए, फेसबुक पे जा रहा है तो वो डिनाय हो जाए। और यूट्यूब पे यदि जा रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाए, डिनाय हो जाए। इस प्रकार की पॉलिसी हम किस पे बनाएंगे, यहाँ अपने प्रॉक्सी सर्वर पे बनाएंगे। अब क्लाइंट को कहना है कि प्रॉक्सी के पास आओ, तो प्रॉक्सी सर्वर जो आपका होता है उसको दो प्रकार से डिप्लॉय किया जाता है। पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हम जो है, जब आप एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी लगाओगे तो क्लाइंट, इसके अंदर हम करते हैं किसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारा रहेगा क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, हमारा यहाँ पे रहेगा। डन हुआ। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, तो क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब क्लाइंट खुद ही अपनी रिक्वेस्ट किसको देगा, प्रॉक्सी को देगा। जैसे कि मेरे को कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी प्रॉक्सी को कि मेरे को गूगल पे जाना है। गूगल क्या है, अलाउड है। तो दूसरा स्टेप पॉलिसी चेक होगा। पॉलिसी चेक अलाउ है, तो अब जो प्रॉक्सी सर्वर है वो खुद ही रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, गूगल को। गूगल जो है रिप्लाई देगा किसको, प्रॉक्सी को जवाब देगा। तो गूगल से जो हमारा रिप्लाई आएगा वो प्रॉक्सी पे आएगा, और प्रॉक्सी फिर उस रिप्लाई को किसको दे देगा, क्लाइंट को दे देगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे रहेगा। तो गूगल तो चल गया। अब क्लाइंट ने फिर से क्या बनाना है, तो गूगल तो चल गया। अब क्लाइंट ने फिर से कहा कि मेरे को किस, क्लाइंट ने कहा मेरे को कहाँ पे जाना है, फेसबुक पे जाना है। फेसबुक की रिक्वेस्ट किस पे आई, प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी देखेगा फेसबुक डिनाय है, तो दूसरा स्टेप यहाँ पे पॉलिसी चेक हुआ। पॉलिसी चेक कहता है नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, तो तीसरे स्टेप में अब प्रॉक्सी खुद ही क्लाइंट से कह देगा यहाँ पे कि फेसबुक इज इक्वल टू डिनाय। तुम फेसबुक क्या नहीं कर सकते, एक्सेस
नहीं कर सकते। तो जो आपने बताया वो चलेगा, बाकी सब डिनाय हो जाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है कि कौन सा यूआरएल एक्सेस हो, कौन सा यूआरएल एक्सेस ना हो। तो प्रॉक्सी सर्वर का पहला लगाने का तरीका हमारा रहेगा यहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसमें क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया जाएगा। दूसरा तरीका है प्रॉक्सी सर्वर को लगाने का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर हम करते हैं गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो आप क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करोगे या गेटवे को। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी यदि आप यूज कर रहे हो तो गेटवे को कॉन्फ़िगर करोगे, और गेटवे को जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वो आपका आ जाता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। अब ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में पैकेट फ्लो किस प्रकार से होगा कि जो क्लाइंट है वो को से कुछ नहीं पता। उसने कहा कि मेरे को कहाँ पे जाना है, गूगल पे। रिक्वेस्ट किस पे आई हमारी, रिक्वेस्ट आई गेटवे के पास। अब गेटवे को कॉन्फ़िगर कर रखा है कि तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आए भेज दो प्रॉक्सी सर्वर को, तो गेटवे उस रिक्वेस्ट को दे दे प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी देखेगा गूगल अलाउ है, गूगल अलाउ है तो फिर से वो क्या करेगा यहाँ पे, यानी पॉलिसी चेक किया। अब जो है प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को, और गूगल अब रिप्लाई देगा किसको, प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी फिर उस रिप्लाई को भेज देगा किसके पास, भेज देगा क्लाइंट के पास। तो प्रॉक्सी सर्वर जो हमने लगाया है उसके द्वारा किया जाता है यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग आप करते हो। यूआरएल फिल्टरिंग कौन सा यूआरएल एक्सेस होगा, कौन सा एक्सेस नहीं होगा, ये बताएंगे। दो तरह से लगेगा, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लाइंट खुद रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी से बाहर, बाहर से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लाइंट रिक्वेस्ट गेटवे को देगा, गेटवे प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी बाहर जाएगा, बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी पे आएगा और फिर प्रॉक्सी अंदर देगा। तो अल्टीमेटली चाहे आप एक्सप्लिसिट करो या ट्रांसपेरेंट, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पे ही आनी है जहां पे हमने पॉलिसी लगा रखी है। बस फ्लो का याद रखना है कि एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट प्रॉक्सी को जानता है, ट्रांसपेरेंट में क्लाइंट प्रॉक्सी को नहीं जानता, गेटवे प्रॉक्सी को जानता है। तो ये रहेगा हमारा प्रॉक्सी सर्वर। जो आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की, तो प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए या बाहर से सीधा अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को कुछ लोग एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। इसका अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है, अगर आपने एक ही प्रॉक्सी लगाया, आपने एक ही प्रॉक्सी लगाया, वो डाउन हो सकता है। उससे बचने के लिए दो लगाओ, एक प्राइमरी प्रॉक्सी रखो, एक सेकेंडरी रखो, कि एक डाउन हो जाए तो एक आपका बचा रहे। तो एचए के द्वारा आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस डिले, ये थोड़ी सी डिले देगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी किस पे, प्रॉक्सी से पे, प्रॉक्सी से वो किसके पास जाएगी, इंटरनेट के पास जाएगी, इंटरनेट से प्रॉक्सी और प्रॉक्सी से अंदर। तो यहाँ पे डिले होगा ही होगा, मिली सेकेंड्स के अंदर, घंटों में नहीं, मिली सेकेंड्स में होगा। उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कुछ चीजें पाने के लिए, कुछ चीजों के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो डिले से बचना है तो उसका, इसको कम किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं। कि अब कम करने के लिए क्या करें, एक अच्छी कैपेसिटी वाला प्रॉक्सी सर्वर लगाओ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ऐसा ना हो हर यूजर आपके पास
जो है 1 लाख है, और मॉडल लगा रखा है प्रॉक्सी सर्वर का वो कि जो केवल 10,000 यूजर्स को हैंडल कर सकता है, तो ये और भी स्लो हो जाएगा। तो जब भी आप प्रॉक्सी सर्वर परचेज करो तो अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। वैसे तो जब हम किसी से खरीदते हैं वो पूछता है तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन तो एक अच्छी कैपेसिटी वाला, और दूसरा एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी रखना है। अब ऐसा ना हो, यहाँ तक तो ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन हमने 1 Mbps का ले रखा है, यूजर 1 लाख है तो भी मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, आगे नहीं है तो आगे स्लो हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए, देरी देरी को कम करने के लिए अच्छा प्रॉक्सी सर्वर और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखो, और अच्छी डिवाइसेस रखो जो हैंडल कर सके। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने आगे जो है राउटर लगा रखा है, राउटर के पास दो ही इंटरफेस है, इंटरफेस भी इथरनेट है यानी 10 Mbps वाले हैं। तो अगर आपने 1 Gbps का इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, हमने इंटरनेट कनेक्शन तो 1 Gbps का ले लिया, लेकिन राउटर लगा रखा है बहुत ही पुराना जो हमें 10 Mbps की स्पीड देता है, तो उसमें भी हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इस सर्वर का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होगा, ना इंटरनेट कनेक्शन का। तो डिले को कम करने के लिए अच्छी कैपेसिटी वाला आप प्रॉक्सी सर्वर लगाओ, अच्छी कैपेसिटी और थ्रूपुट वाला राउटर अथवा फायरवॉल लगाओ, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके इसको कम किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात हमारा यहाँ पे आता है फायरवॉल टेक्निक, जिसको हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल करता क्या है, ये हमें यहाँ पे जानना है। तो पहले डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम ये है कि हमारे पास है एक पीसी, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे एक पीसी, पीसी से हमने लगाया फायरवॉल जो कि स्टेटफुल फायरवॉल है, और आगे सर्वर। तो फायरवॉल कैसा लगाया आपने, यहाँ पे स्टेटफुल लगाया, तो स्टेटफुल फायरवॉल हो गया। अब यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी एड्रेसिंग कर दो 101.100 192.168.101.1 192.168.102.1 192.168.102.100, इस प्रकार से आईपी दे दिया। अब सर्वर पे चला हुआ है HTTPS, क्लाइंट यूज करेगा डायनेमिक पोर्ट नंबर। तो पीसी एक पैकेट जनरेट करेगा, पैकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो पैकेट का स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से होगा, सोर्स आईपी 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट, तो सोर्स पोर्ट हो गया 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट कितना हो गया 443। और इसके पश्चात क्योंकि पहला पैकेट जा रहा है, तो पहला पैकेट है तो जिसके अंदर हमारा टीसीपी का फ्लैग जाएगा सिन, इस प्रकार का पैकेट बनेगा। पहला स्टेप, ये पैकेट जाएगा किसके पास, ये पैकेट हमारा जाएगा स्टेटफुल फायरवॉल के पास। स्टेटफुल फायरवॉल आपका क्या बनाएगा, डेटा बेस क्या करेगा, क्रिएट करेगा, एक डेटाबेस क्रिएट होगा। तो डेटाबेस के अंदर वो बताएगा, ऐड करेगा कि 192.168.101.100 आया, जो किसके पास गया, जो यहाँ पे 192.168.102.100 के पास गया। कितना पोर्ट नंबर आया, 1025, कितने पोर्ट के पास गया, 443 के पास गया। और यहाँ पे क्या लेके आया है, टीसीपी का सिन फ्लैग लेके आया है। इस प्रकार का एक डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस बनने के पश्चात इस पैकेट को भेज दिया जाएगा सर्वर के पास। अब सर्वर ने सिन रिक्वेस्ट रिसीव किया है, तो सर्वर के पास ये पैकेट पहुंचा। अब ये तो आ गई थी रिक्वेस्ट, अब सर्वर क्या तैयार करेगा, रिप्लाई। तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, 192
168.102.100 हो गया। डेस्टिनेशन आईपी उल्टा 192.168.101.100 हो गया। सोर्स पोर्ट कितना हुआ? 443 हुआ। डेस्टिनेशन पोर्ट उल्टा 1025 हो जाएगा। सिन रिक्वेस्ट आई थी तो टीसीपी का अब जाएगा, टीसीपी का जाएगा सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार का हमारा क्या बनेगा? रिप्लाई बनेगा। और ये रिप्लाई तैयार हुआ, तैयार होके फायरवॉल को दे दिया। अब फायरवॉल मैच करेगा कि क्या मैच करेगा? मैच करेगा ये कि पहले जब जाएगा तो कौन गया था? 101 गया था। कितना पोर्ट नंबर लेके गया था? 1025। किसके पास गया था? 102.100 किस पोर्ट पे? 443 पे। और कौन सा फ्लैग गया था? फ्लैग हमारा यहाँ पे गया था टीसीपी का सिन। इस प्रकार से जो है जाएगा। तो जब ये हमारा गया तो अब वापस आ रहा है, तो वापस आते टाइम में चेक होगा कि कौन आ रहा है। 102 आ रहा है, मैच हो गया। उस वो लेके आ रहा है 443, मैच हो गया। किसके पास जा रहा है? 101, मैच हो गया। किस 101 के किस पोर्ट पे जा रहा है? 1025, मैच हो गया। पहले क्या गया था? सिन गया था। पहले हमारा यहाँ पे सिन गया था। रिवर्स क्या आ रहा है? रिवर्स हमारा आ रहा है सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो है, यानी जब स्टेटफुल फायरवॉल के पास पैकेट आया, डेटाबेस बनाया, रिक्वेस्ट बाहर भेज दी, जब रिप्लाई आया तो रिप्लाई का लेयर 3 मैच किया तो लेयर 3 भी मैच हो गया। आईपी भी मैच हो गए। 102 जा रहा है 101 पे, मैच 443, 1025 पे 443, 1025 पे। और क्या गया था? सिन गया था। तो सिन के बदले ही सिन प्लस एक आता है। तो जब स्टेटफुल फायरवॉल के पास रिप्लाई पैकेट आएगा, वो उस रिप्लाई पैकेट को मैच करेगा डेटाबेस से। मैच हो गया है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। यही काम करता है स्टेटफुल फायरवॉल। तो जो आपको डायग्राम से बताया है वही लिखा हुआ है। और लिखा क्या है? लिखा ये है कि जो हमारा होता है स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है फायरवॉल के द्वारा, फायरवॉल के थ्रू। जो स्टेटफुल फायरवॉल है मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को एक टेबल में, जिसको कहते हैं स्टेट टेबल। ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में स्टेटफुल फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच होता है तो पैकेट को स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये काम करता है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। और याद रहे, वर्तमान समय में जितने भी फायरवॉल मार्केट के अंदर हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, एक लिस्ट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लीडर्स हैं वो तो आपका हो गया फोर्टिनेट, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट। और वेंडर्स भी हैं, सिस्को, जुनिपर, हुआवे, अलीबाबा, बाराकोडा, हिल्सटन, सैंगफोर, फोर्स पॉइंट, सपोज, वाचगार्ड, H3C, सोनिक वाल, amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट। तो इतने सारे वेंडर हैं जो आपको फायरवॉल बेचते हैं। तो जितने भी ये फायरवॉल हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? सभी वेंडर्स के फायरवॉल हमारे स्टेटफुल फायरवॉल हैं। ये याद रहे। उसके पश्चात आता है यहाँ पे कि फायरवॉल टेबल बनाएगा।
तो कुछ लोग उसको स्टेट टेबल कहते हैं, कुछ कनेक्शन टेबल कहते हैं, कुछ सेशन टेबल कहते हैं, जिसके अंदर हो सकता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इतनी सारी चीजें आपकी स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल अथवा इसके अंदर सेशन टेबल के अंदर हो सकती है। तो ये था हमारा यहाँ पे कि स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल किन के लिए बना है उसके बारे में हमें जानना है। तो जानने के लिए पहले डायग्राम से समझेंगे, और डायग्राम से समझना ये है कि हमारे पास किसी भी कंपनी के अंदर यूजर्स हो गए, पीसी, हमारे पास सर्वर हो गए, सर्वर 1 और सर्वर 2, और यहाँ पे हमारा जो सर्वर और लेन है वो किससे कनेक्ट हो गया, स्विच से। स्विच से कनेक्ट किया हमने एक राउटर, राउटर वाया लीज लाइन के कनेक्टेड है दूसरे राउटर के साथ, या फिर हो सकता है वो MPLS VPN के द्वारा क्या हो, कनेक्टेड हो किसी दूसरी ब्रांच के साथ, या हो सकता है वो इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कनेक्टेड हो किसी दूसरी ब्रांच के साथ, या फिर आपका हो सकता है 4G 5G कनेक्टिविटी भी आपका यहाँ पे हो सकता है उनके बीच में। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। अब जब हमने यहाँ पे क्या लगाया, राउटर लगाया, तो पहली चीज राउटर पे क्या करेंगे, आईपी एड्रेसिंग करेंगे। आईपी एड्रेसिंग के बाद हम यहाँ पे राउटिंग करेंगे, राउटिंग के बाद नेटिंग करेंगे, MPLS और BGP भी चलाएंगे, और हो सकता है VPN वगैरह भी आप कॉन्फ़िगर करो। इतनी सारी चीजें हमने अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। अब हमें जरूरत पड़ी कि जो ये रिसोर्सेज है ये हमें प्रोटेक्ट करने हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम लगाते हैं फायरवॉल। अब हमें राउटर को हटाना है और क्या लगाना है, फायरवॉल लगाना है। फायरवॉल पे फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, MPLS और VPN वगैरह आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। अब बात यह है कि कुछ चीजें चलती नहीं है, जैसे कि MPLS है, BGP तो आप चला सकते हो लेकिन MPLS आपका नहीं चलेगा। तो ये भी गड़बड़ हो गई, डन हुआ। तो अब ये सारी चीजें करने में दो चीजें चाहिए मेरे को, चाहिए तो कई सारी चीजें, मेजर चीज है टाइम, और दूसरी एक्सपर्टाइज। टाइम भी चाहिए और हमें उस डिवाइस की एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए। अब यही दो चीज मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये लगाता हूं, ये लगा के भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फायरवॉल पॉलिसीज लगाऊंगा। तो अब वो फायरवॉल पॉलिसीज मेरे को क्या देंगी, प्रोटेक्शन देंगी। तो अब बात ये आती है कि जब मैं फायरवॉल भी लगाता हूं, हर चीज मैं दोबारा से करूंगा और उसके बाद फायरवॉल पॉलिसीज लगाऊंगा। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को हम यहाँ पे छेड़े ही ना। एग्जिस्टिंग नेटवर्क को हम यहाँ पे, एग्जिस्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम यहाँ पे क्या ना करें, चेंज ना करें। केवल और केवल क्या डिप्लॉय कर दें, फायरवॉल पॉलिसीज डिप्लॉय कर दें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए कौन सा फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमें चाहिए। तो जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो लगाया जाता है लेन और गेटवे के बीच में। लेन को कनेक्ट किया जाता है फायरवॉल से, और फायरवॉल को कनेक्ट किया जाता है गेटवे से। हो गया। उसके पश्चात जब आपने ये कनेक्ट कर दिया, लेन और गेटवे की कनेक्टिविटी ब्रेक कर दो। ट्रैफिक किससे जाएगा, फायरवॉल पे से जाएगा। फायरवॉल पे हम क्या लगा देंगे, पॉलिसीज लगा देंगे। जब फायरवॉल पे हमने पॉलिसीज यहाँ पे लगाया, तो ना तो नेटवर्क के अंदर कोई चेंज किया, ना लेन पे कोई चेंज, ना गेटवे पे कोई चेंज, फिर भी हमने फायरवॉल पॉलिसीज लगा दी। तो ये काम हमारा कौन देगा, ये काम हमारा करेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल
लेयर टू डिवाइस की तरह क्या करता है, लेयर टू डिवाइस की तरह काम करता है। तो चलो समझते हैं इसी चीज को, कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, ये काम करता है लेयर टू की तरह। तो ये लेयर टू की तरह काम करेगा। ये फॉरवर्ड करेगा फ्रेम को, किसके आधार पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। लेकिन अभी भी इसके पास क्षमता है कि वो फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर टू से लेके लेयर सेवन तक। लेयर टू से लेयर सेवन तक काम करेगा लेयर टू पे, लेकिन फिल्टरिंग लेयर टू से लेयर सेवन तक करेगा। दूसरे वेंडर्स के अंदर ये फंक्शनलिटी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वाली अवेलेबल है, सेम नेम के साथ भी अथवा डिफरेंट नेम के साथ, और डिफरेंट नेम है वर्चुअल वायर। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की कैपेबिलिटी या तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से होगी या वर्चुअल वायर के नाम से होगी। ये लगाएंगे क्यों, लगाने का एक ही फायदा हमें ये है कि आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में। यदि आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना रीएड्रेस किए सराउंडिंग डिवाइस को, बिना डिवाइसेस पे दोबारा आईपी एड्रेस और कॉन्फ़िगरेशन किए हुए, या फिर बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए। अगर आप नेटवर्क को रीडिजाइन भी नहीं करना चाहते, सराउंडिंग डिवाइस को दोबारा से कॉन्फ़िगर भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो फायरवॉल, तो आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ये फायदा है किसका, आपके ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का। तो ये थी हमारी फोर्थ टेक्निक, फायरवॉल टेक्निक, ट्रांसपेरेंट। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि फायरवॉल क्या है, और फायरवॉल टेक्निक्स में हमने पढ़ा पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब हाँ, ट्रांसपेरेंट तक पढ़ा, नेक्स्ट जनरेशन अभी नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलो हमारे पास एक पीसी है। तो ये हो गया हमारे पास पीसी। पीसी को हमने जोड़ दिया एक फायरवॉल से, तो ये हमारा फायरवॉल हो गया। और उस फायरवॉल को हमने जोड़ दिया या कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इंटरनेट के साथ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे जोड़ा इंटरनेट के साथ। इंटरनेट से जुड़ा हुआ है एक पब्लिक सर्वर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसको हमें समझना है। तो समझने के लिए हमारे पास हो गया एक पीसी, एक फायरवॉल, इंटरनेट, और ये हो गया हमारा पब्लिक सर्वर। अब हमें क्या करना है इस फायरवॉल पे, तो ये अभी हमारा सिंपल फायरवॉल है। तो जो भी हमारा होता है फायरवॉल, उस पे हम बनाते हैं पॉलिसी। और पॉलिसी किस प्रकार से होगी, पॉलिसी ये होगी कि, या बोलो पॉलिसी बोलो या रूल बोलो या कॉन्फ़िगरेशन बोलो, वो हम करते हैं और जिसके अंदर हम बताते हैं कि यदि अटैक्स नॉन है तो उनको डिनाई कर दो। तो नॉन अटैक्स यदि आपको डिटेक्ट होते हैं तो उनके लिए एक्शन हमने ले लेना है। तो ये हमारे पास हो गया। जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए हमको, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉन अटैक डिनाई। तो नॉन अटैक कैसे पता चलेंगे, नॉन अटैक के लिए हमारे पास क्या होंगे, सिग्नेचर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास हो गए यहाँ पे। तो ये समझने के लिए है कि आपने क्या लगा रखे हैं, आपने एंटी
वायरस तो एंटीवायरस सिग्नेचर्स हैं, आईपीएस सिग्नेचर्स हैं, फाइल ब्लॉकिंग सिग्नेचर्स हैं, और एप्लीकेशन सिग्नेचर्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं। अब जो पीसी है उस पे बैठा हुआ है एक यूजर। यूजर थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको? पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर से हमें क्या मिला? डेटा मिला। उस डेटा को मैच किया जाएगा नॉन अटैक के साथ। डेटा के अंदर कोई सिग्नेचर नहीं मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो डेटा है वो हो जाएगा अलाउ। यानी फायरवॉल के पास कोई भी डेटा आता है, फायरवॉल उस डेटा को मैच करता है अपने सिग्नेचर्स के साथ। यदि सिग्नेचर्स में कोई मैचिंग नहीं होती है, यानी अटैक नहीं मिलता है, तो उसे अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अब मान के चलो कि जो डेटा है उसके अंदर हमें कोई एक या मल्टीपल अटैक डिटेक्ट होते हैं। तो अब डेटा आया जिसके अंदर मल्टीपल या कोई भी एक पैटर्न आया। जो डेटा आया, डेटा के अंदर वायरस अथवा जो भी स्पाईवेयर अथवा अटैक वगैरह है, उस डेटा को मैच किया सिग्नेचर्स के साथ। इस बार हमारे सिग्नेचर्स मैच कर गए, तो सिग्नेचर मैच होने पे डिनाय। तो इसको क्या कर दिया जाएगा? इस डेटा को डिनाय अथवा ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये काम करता है नॉर्मल फायरवॉल, कि यदि उसे अटैक डिटेक्ट होता है तो वो उसे डिनाय कर देता है। तो अटैक मिलेगा तो डिनाय हो जाएगा। लेकिन अब मान के चलो कि जो डेटा है उसमें अटैक तो आया, लेकिन वो अटैक आया न्यू वाला, जिसको हम बोलते हैं जीरो डे अटैक या अननोन अटैक। तो अब जो डेटा आया उसके अंदर जो है अटैक आया, उस अटैक को हमने मैच किया अपने नॉन अटैक के साथ। नॉन अटैक के साथ मैच नहीं हुआ, तो ये हमारा जो डेटा था, जिसके अंदर क्या था? डेटा जिसके अंदर था हमारा यहाँ पे जीरो डे अटैक, वो क्या हो गया? अलाउ हो गया। यानी बोले तो फायरवॉल को वो बाईपास कर गया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियली जब जीरो डे अटैक होगा, क्योंकि फायरवॉल उन्हीं अटैक्स को रोक पाएगा जिनका सिग्नेचर उनके उसके पास अवेलेबल है। जिसका सिग्नेचर ही नहीं है तो उसे हम रोक नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है? तो अब जो अटैक हुआ वो फायरवॉल को बायपास करते हुए पीसी पे गया। पीसी कॉम्प्रोमाइज, ये फाइल जिसके साथ भी शेयर की जाएगी वो सारे के सारे होस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। जब सारे होस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जब तक हमें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये अटैक अगर हम रोक ना पाए तो हमें जल्दी से जल्दी ये डिटेक्ट हो। तो उसके लिए एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है फायरवॉल पे अथवा आईपीएस पे, जिसको बोला जाता है यहाँ पे सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो अब हमें जो है यहाँ पे इनेबल करना है सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। जो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन है उसके अंदर हम एक रूल बनाते हैं कि यदि अननोन अटैक तुम्हें डिटेक्ट होता है, अननोन अटैक्स यदि होते हैं, तो उनके लिए क्या लेना है? एक्शन लेना है। और एक्शन है सेंड कर दो इंफॉर्मेशन, सेंड कर दो इंफॉर्मेशन टू क्लाउड और डेटा सेंटर ऑफ, जिस भी वेंडर का फायरवॉल है, ऑफ वेंडर, जिस भी वेंडर का आपका फायरवॉल है। फोर्टिनेट है तो फोर्टिनेट के क्लाउड को, पोलो अल्टो है तो पोलो अल्टो, चेक पॉइंट है तो चेक पॉइंट, सिस्को है तो सिस्को। तो हम
सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन इनेबल करते हैं। और सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन जब हम इनेबल कर देते हैं तो एक दूसरा रूल बनाते हैं। ये तो हो गया रूल नंबर 1। तो हम एक दूसरा रूल बनाते हैं जिसमें ये बताते हैं यदि अननोन अटैक डिटेक्ट होता है तो इंफॉर्मेशन क्लाउड को दे दो। अब जो ये फाइल है ये आई, जिसको मैच किया किससे, नॉन से, तो नॉन से तो मैच नहीं हुआ। तो नॉन से मैच नहीं हुआ तो ये किससे मैच होगा फिर, तो ये आपका मैच होगा फिर अननोन के साथ मैच हो गया। यदि अननोन के साथ मैच हो गया तो एक्शन लेना है, इंफॉर्मेशन भेजना है हमने क्लाउड और डेटा सेंटर। तो अगर फोर्टिनेट है तो फोर्टिनेट का क्लाउड, वो जिस भी वेंडर का है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लाउड हो गया। फोर्टिगेट का हो गया, पोलो अल्टो का हो गया, चेक पॉइंट का हो गया, अथवा किसका हो गया, सिस्को का क्लाउड, या बोले तो डेटा सेंटर हो गया। अब ये फाइल उनके डेटा सेंटर के अंदर ही भेज दी जाएगी। तो ये वाली फाइल जो आई है ये डिटेक्ट हुआ है, तो ये डिटेक्ट हुआ है, तो अब ये फाइल जाएगी उनके क्लाउड में। तो फाइल अथवा डेटा जो भी था उसको भेज दिया गया किसके अंदर, भेज दिया गया डेटा सेंटर के अंदर। और उसके अंदर फाइल के अंदर जो भी आपका क्या था, 0 डे अटैक था, तो 0 डे अटैक वाली फाइल भेज दी गई क्लाउड के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर। अब उन्होंने अपने क्लाउड अथवा डेटा सेंटर के अंदर क्या बना बिठा रखे हैं, इंजीनियर्स बिठा रखे हैं। वो उसको एनालाइज करेंगे और तब बताएंगे कि जो आया है ये क्या है, वायरस है। उस वायरस का क्या निकाला जाएगा, सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन बोलो या उसको हम बोल सकते हैं सिग्नेचर्स, उसके निकाले जाएंगे। वो सॉल्यूशन आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये हमारा तैयार हो गया सॉल्यूशन, या बोलो तो इसको अपडेट बोलो, या इसको क्या बोलो, सिग्नेचर्स बोलो, जो भी आपने कहना है वो आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो। तो उस 0 डे अटैक के, यानी वो वायरस है, सॉल्यूशन सिग्नेचर्स आपके बन के तैयार हुआ। अब ये जो सिग्नेचर यहाँ पे बन के तैयार हुआ है ये फिर से किसको दे दिया जाएगा, ये आपके फायरवॉल के पास आएगा। फायरवॉल इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके अपने डेटाबेस में क्या कर देगा, अपने डेटाबेस में इंस्टॉल कर देगा। यानी जो पहले अननोन था अब सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की मदद से वो नॉन हो गया। लेकिन इस अननोन से नॉन के बीच में हमारा एक क्या है, टाइम विंडो है। तो वो कितना है, तो यहाँ पे जब आपने कोई फाइल सबमिट की और फाइल सबमिट की और आपको अपडेट मिला, तो पहला आप फाइल सेंड करने से लेके अपडेट रिसीव करने तक हमारा एक यहाँ पे टाइम विंडो है। और वो हर वेंडर कहता है कि अगर आप कोई फाइल देते हो तो 3 से 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सिग्नेचर अपडेट अथवा सॉल्यूशन मिल जाएगा, किसका, 0 डे अटैक का या अननोन अटैक का। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, ये नॉन हो गया। यदि वही फाइल दोबारा से होती है डाउनलोड तो अब उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो किस तरह से कहेंगे कि बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट, अपडेट आने से पहले जेडीए विल बी अलाउ, जो 0 डे अटैक है 0 डे अटैक विल बी अलाउ, अपडेट से पहले 0 डे अटैक अलाउ होगा। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया है, अपडेट आ गया है। तो आफ्टर अपडेट, अपडेट के बाद 0 डे अटैक विल बी डिनाई, ये हमारा डिनाई हो जाएगा। तो ये होता है आपका सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। अब सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन को ही पोलो अल्टो बेचता है वाइल्ड फायर के नाम से, चेक पॉइंट सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है। तो ये है हमारा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, जिसके अंदर एक
फायरवॉल या आईपीएस एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए, ताकि वो उसका सॉल्यूशन उस फायरवॉल को दे सके। तो जिस भी आईपीएस अथवा फायरवॉल के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी है, उसको नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलेंगे। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमारे ये वेंडर्स के हैं। तो जो लीड कर रहे हैं फोर्टिनेट फायरवॉल, पोलो अल्टो फायरवॉल और चेक पॉइंट फायरवॉल। यूं तो और भी हैं, औरों से हमें मतलब नहीं है। जो भी होता है मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो लीड करते हैं, लोग उनका ही ध्यान रखते हैं। तो फोर्टिनेट फायरवॉल, पोलो अल्टो फायरवॉल और चेक पॉइंट फायरवॉल जो है लीड कर रहे हैं। और ये तीनों के तीनों फायरवॉल हमारे कैसे हैं? तीनों के तीनों फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो ये हमारा था या है सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। इसी को बोलते हैं नेक्स्ट। जिस फायरवॉल के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो वही फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, या जिस आईपीएस के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी हो वो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस कहलाता है। तो ये हो गया हमारा। तो हमने अभी तक सीखा, यहाँ पे क्या क्या सीखा कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी हमने यहाँ पे आपका सीखा। इसके पश्चात अब हमारा आता है यहाँ पे। हम्म, तो कंप्लीट हुआ आपका फायरवॉल इंट्रोडक्शन। उसके पश्चात यहाँ पे हमारा रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। ये तो हमने सीख लिया कि फायरवॉल क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो फोर्टिगेट फायरवॉल हमें कौन कौन से फीचर देता है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा हो जाता है। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्टिनेट या फिर फोर्टी गेट फायरवॉल फीचर्स के बारे में। तो जो फोर्टिनेट फोर्टिगेट है उस हैज नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स प्लस उसके पास है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स। तो नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स के अंदर आता है सबसे पहले कि जो हमारा फोर्टिगेट फायरवॉल है वो कैसा है? स्टेटफुल फायरवॉल है। ये स्टेटफुल फायरवॉल का भी काम करेगा। ये आपके लिए हमारा ये कैसा है? स्टेटफुल फायरवॉल भी है। दूसरा ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल भी है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का एक अनदर फीचर होता है डिप्लॉयमेंट मोड, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल वायर। ये वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट भी सपोर्ट करता है। फोर्टिनेट फायरवॉल को आप CLI एंड GUI दोनों से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फोर्टिगेट फायरवॉल या फोर्टिनेट फायरवॉल आपको क्या देगा? IP वर्जन 4 राउटिंग देगा। ठीक है। IP वर्जन 4 राउटिंग के अंदर आपका रहेगा जैसे कि आप क्या कर सकते हो? स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो और डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हो। आप रिप भी चला सकते हो, आप OSPF भी चला सकते हो, ISIS भी चला सकते हो, BGP भी चला सकते हो। डन हुआ। उसी प्रकार ये आपको क्या देगा? यहाँ पे IPv6 राउटिंग भी आपका क्या करता है? सपोर्ट करता है, जिसके अंदर हमारे आते हैं कौन कौन से? स्टैटिक राउटिंग और आपका
डिफॉल्ट राउटिंग भी आता है। साथ ही साथ रिप का IPv6 होता है रिप NG। उसके पश्चात OSPF का आपका होता है OSPF वर्जन 3। ISIS का होता है ISIS-v6। BGP का होता है MP BGP। ये आपका सपोर्टेड है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्या, राउटिंग हो गई आपकी। फिर बात आती है IP वर्जन 4 नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। IPv4 का नेट भी सपोर्ट करता है और ये IPv6 का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप यूजर ऑथेंटिकेशन भी क्या कर सकते हो, यूजर ऑथेंटिकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हो, यूजर ऑथेंटिकेशन भी आप लगा सकते हो। इसके पश्चात आता है हमारा आईपी सेक वीपीएन। आईपी सेक वीपीएन जिसके अंदर आईपी सेक वीपीएन में हमारा आता है साइट टू साइट, यानी आप साइट टू साइट वीपीएन लगा सकते हो। साइट टू साइट वीपीएन के साथ साथ आप आईपी सेक की मदद से क्या बना सकते हो, यहाँ पे डायल अप वीपीएन बना सकते हो। आप यहाँ पे SSL वीपीएन भी बना सकते हो। आप यहाँ पे फुल मैश वीपीएन भी बना सकते हो जिसको AD VPN बोला जाता है, वो भी आप बना सकते हो। आप यहाँ पे आईपी वर्जन 4 और IP वर्जन 6 का SLB सर्वर लोड बैलेंसिंग SLB जिसको हम बोलते हैं, डिप्लॉय कर सकते हो। आप IP वर्जन 4, IPv4 या IPv6 पे हाई अवेलेबिलिटी आप डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे SD-WAN डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स। इसके अलावा इसके पास क्या होते हैं, तो नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स तो आपने यहाँ पे देख लिए कि ये हमारे नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स में जैसे कि आपका आता है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ये आपका क्या सपोर्ट करता है, डिक्रिप्शन या HTTPS का इंस्पेक्शन सपोर्ट करता है। फिर आप क्या कर सकते हो, एडी इंटीग्रेशन। और एडी इंटीग्रेशन को यहाँ पे बोला गया है FSSO, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। आप क्या लगा सकते हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आप क्या क्या हो गया, डिक्रिप्शन हो गया और एडी इंटीग्रेशन हो गया और हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल हो गया। और इसके द्वारा आप किसकी मदद से, फोर्टी मैनेजर प्लस 40 मैनेजर और 40 एनालाइजर का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा है। और जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमें देता है, URL फिल्टरिंग वगैरह भी आप कर सकते हो और इस पे आप सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन वगैरह भी इनेबल कर सकते हो। तो फोर्टिगेट फायरवॉल किसी भी तरह से दूसरे फायरवॉल के अंदर पीछे नहीं है। इसके साथ साथ इस पे आप क्या लगा सकते हो, VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे आप एडमिन प्रोफाइल्स बना सकते हो कि अगर आपके पास मल्टीपल इंजीनियर्स हैं तो हर एक का टास्क आप यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे
इंटरफेस रिडंडेंसी दे सकते हो। तो ये वो फीचर्स हैं जो हमें कौन देता है, FortiGate फायरवॉल प्रोवाइड करता है। तो ये याद रहे, यही वो फीचर्स हैं जो हमें पालो अल्टो देता है, यही वो फीचर्स हैं। और हाँ, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, ये चीज हम FortiGate फायरवॉल पे कर सकते हैं। तो ये वो फीचर्स हैं जो FortiGate प्रोवाइड करता है, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बताया कि FortiGate फायरवॉल आपको क्या क्या फीचर्स देगा। अब लैब सेटअप करना है।